सो गाइज ये जो डिस्कस कर रहा था बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये वो अकाउंट है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट कौन सा अकाउंट होता है? बेसिकली हम कहते हैं अकाउंट वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड करती है। क्या करती है गवर्नमेंट? रिकॉर्ड, वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड ऑल पेमेंट्स रिकॉर्ड करती है मेड and all the financial and all the income received and all income received जितना भी होता है वो कहाँ पे होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट रिसीव्ड किया जाता है फ्रॉम, मैंने बात की फॉरेनर्स। प्रॉपर डेफिनेशन ये रिप्रेजेंट करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट मेड एंड ऑल द इनकम रिसीव्ड बाय द फ्रॉम द फॉरेनर्स। और कहा जाता है रिकॉर्ड करती है, मैंने बात की ट्रांजैक्शन फ्रॉम द फॉरेन ट्रेड। जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं फ्रॉम फॉरेन ट्रेड, बाहर के गुड्स से जितने भी आप गुड्स मंगवा रहे हो, तो फॉरेन ट्रेड्स जो होते हैं वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती हैं कहाँ पे? बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड ऑल द पेमेंट, ऑल द इनकम रिसीव्ड और ऑल द ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। बेसिकली रिकॉर्ड जो किया जाता है गाइस, क्या रिकॉर्डिंग से रिपेरेंट कर रिकॉर्डिंग इनफ्लोस रिकॉर्ड करता है एंड आउटफ्लोस। इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो रिकॉर्ड होते हैं कहाँ पे रिकॉर्ड होते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो गाइस अगर मैं सपोज करूँ अकाउंट्स में पढ़ते हो बेटा, अकाउंट्स में अगर मैंने बात की बैंक, अगर मेरे पास बैंक डेबिट होता है और कैश क्या होता है? क्रेडिट होता है। बैंक जब डेबिट होता है तो इट्स मीन लाइक मेरे पास सारी चीज़ें क्या हो रही हैं? आउटफ्लो हो रही हैं। इट्स मीन लाइक आउटफ्लो हो रही हैं, आउटफ्लो रिकॉर्डेड एज डेबिट। आउटफ्लो को जो रिकॉर्डेड करते हैं कैसे करते हैं? एज डेबिट। इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? डेबिट से रिप्रेजेंट। और कैश जो होता है हमारे पास क्या होता है? हमेशा जानते हो गाइस, कैश को जो रिप्रेजेंट किया, मैंने बात की इनफ्लो से। इनफ्लो को जो रिकॉर्ड किया जाता है, इनफ्लो रिकॉर्डेड एज क्रेडिट, रिकॉर्डेड एज क्रेडिट। जो चीज़ आपके पास बैंक डेबिट हुआ तो बैंक जो है मेरे पास आउटफ्लो हो रहा है, और कैश जो है वो क्रेडिट हुआ तो इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है। ये बात याद रखोगे, कैश इनफ्लो हो रहा है। सो गाइज मैं ये आइडेंटिफाई करता हूँ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एन अकाउंट्स। मैंने बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट है जहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं ऑल दी इनकम रिसीव्ड एंड ऑल दी, मैंने बात की फॉरेन जो ट्रेड हो रहा होता है, जितनी भी इनकम रिसीव्ड होती है फ्रॉम फॉरेनर्स से, और रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में, बैलेंस ऑफ पेमेंट दोबारा वर्ड लिखूंगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे पास 3 अकाउंट्स होते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट होते हैं। पहला अकाउंट जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है जिसको कहते हैं करंट अकाउंट होता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक अकाउंट होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट कौन सा होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में? जो आता है मेरे पास कैपिटल अकाउंट होता है, कैपिटल अकाउंट आता है। तीसरा अकाउंट मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है गाइस? मैं इसको कहता हूँ फाइनेंशियल अकाउंट से रिप्रेजेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे पास 3 अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। कुछ चीज़ें नोट रखना अपने दिमाग में। नोट नंबर 1, नोट ज़्यादा लिखूंगा, इसका मतलब अगर सवाल पूछता है डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड, बेसिकली जो कहा जाता है देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में डिफरेंस होता है। बिटवीन बैलेंस ऑफ पेमेंट में एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड में गाइस डिफरेंस होता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में BOT और बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफरेंस होता है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में दे आर द 3 अकाउंट्स, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इज अ पार्ट ऑफ, हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मेरे पास क्या होता है गाइस? हम भी कहते हैं इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होता है गाइस। एज यू गाइस नो, अगर इनफ्लो जो है मेरे पास क्या है, मैं आप आइडेंटिफाई करूँ, इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो,
जब वेन एवर द इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, डेट मीन मैं बोल सकता हूँ मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस पे जा रहा है, सरप्लस पे जा रहा है। जब इनफ्लो इज ग्रेटर देन आउटफ्लो, डेट मीन बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, सरप्लस पे। गाइस मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ जब मेरे पास आउटफ्लो जो है मेरे पास ग्रेटर देन इनफ्लो है, आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो, दैट मीन मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो किस पे जा रहा है, डेफिसिट पे जा रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मेरे पास किस पे जाता है, यहाँ पे डेफिसिट पे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ जब मेरे पास आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो होता है। ये बात आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात, आखिरी बात का इस क्या है मेरे पास, मैंने बात की बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है ये बताया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 अकाउंट होते हैं। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में जब बैंक होता है डेबिट पे है तो इसका मतलब आउटफ्लो हो रहे हैं, और कैश क्रेडिट पे होता है वो इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट के, अगर तुम्हारे पास इनफ्लो ज़्यादा है आउटफ्लो कम है तो इसका मतलब क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट और सरप्लस पे। अगर आउटफ्लो इज ग्रेटर देन इनफ्लो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट पे। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, मैंने बात की कैपिटल अकाउंट के। ये दोनों का अकाउंट का बैलेंस कैपिटल अकाउंट प्लस मैंने बात की फाइनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट का बैलेंस जो है वो किसके इक्वल होता है, हमेशा कैपिटल अकाउंट प्लस फाइनेंशियल अकाउंट। अगर का मतलब क्या, इफ यहाँ पे आइडेंटिफाई करूं, इफ नॉट इक्वल, इफ दे आर नॉट इक्वल, अगर इक्वल नहीं है तो क्या इसका मतलब क्या है, नेट एरर आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, मेरे पास नेट एरर है एंड ओमिशन से। नेट एरर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं और ओमिशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो गाइस अब बात करते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के तीनों अकाउंट के बारे में, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट। तो गाइस मैंने एक बात की, यहाँ पे पहला अकाउंट है जो कि मैं डिस्क्राइब करता हूँ, इधर रिप्रेजेंट करता हूँ करंट अकाउंट। बेसिकली यहाँ पे पहला अकाउंट जो डिस्क्राइब करता हूँ, यहाँ पे पहला अकाउंट जो रिप्रेजेंट किया करंट अकाउंट से रिप्रेजेंट किया। करंट अकाउंट में मेरे पास हमेशा याद रखना बेटा जी 4 कंपोनेंट्स होते हैं, 4 बातें आती हैं करंट अकाउंट्स के अंदर। दे आर द 4 कंपोनेंट्स इन दी करंट अकाउंट। फर्स्ट कंपोनेंट अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं, फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है कौन सा होता है, बेसिकली हम कहते हैं विजिबल से रिप्रेजेंट करते हैं, विजिबल ट्रेड से, जिसको कहा जाता है इन द वर्ड में ट्रेड इन गुड्स से रिप्रेजेंट करते हैं। विजिबल ट्रेड जिसको कहते हैं ट्रेड इन गुड्स, डेट गुड्स कैन बी, हम बेसिकली कह सकते हैं एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स भी हो सकते हैं। अगर एक्सपोर्ट होते हैं गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हैं तो गाइज इसको हम कहते हैं ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अगर इंपोर्ट करते हैं हम गुड्स को, बाहर से गुड्स मंगवाते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स, डेट मीन मेरे पास ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। ये क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। गुड्स की एग्जांपल क्या हो सकती है, गुड्स कैन बी एनीथिंग, मैंने बात की जैसे एग्जांपल में कार की एग्जांपल लगती। अगर नेक्स्ट कंपोनेंट की बात करूं जो कि बेसिकली हम कहते हैं गुड्स हमेशा क्या होते हैं, टेंजिबल होते हैं। गुड्स ऑलवेज कंसिडर्ड एज ए टेंजिबल। ये गुड्स क्या होता है, हमेशा टेंजिबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है, मैंने ये आइडेंटिफाई किया, इनविजिबल से रिप्रेजेंट किया, इनविजिबल ट्रेड से रिप्रेजेंट किया। इनविजिबल ट्रेड जो होता है गाइज वो होता है ट्रेड इन सर्विसेज से रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या आइडेंटिफाई किया, मैंने बात की ट्रेड इन सर्विसेज से रिप्रेजेंट किया। मैंने बात की सर्विसेज जो होती हैं जो दी जाती हैं, तो सेम गोज गाइस। अगर मैंने बात करता हूँ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज होती हैं, अगर सर्विसेज हम देते हैं तो ऑब्वियसली बात है प्लस क्रेडिट होता ही है। अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से आइडेंटिफाई किया, अगर इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज से रिप्रेजेंट करता हूँ, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो इट्स मीन लाइक क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। जब भी इंपोर्ट होती हैं सर्विसेज वो क्या होती है मेरे पास, हमेशा याद रखोगे बेटा वो क्या होती है, मैंने बात की डेबिट से रिप्रेजेंट की। इस वर्ड को जो आइडेंटिफाई करता हूँ डेबिट से रिप्रेजेंट करता हूँ, वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसका मतलब क्या, मेरे पास सर्विसेज क्या हो रही है, डेबिट हो रही है। यहाँ पे बात की इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज दैट रिप्रेजेंट, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेबिट से रिप्रेजेंट करते हैं।
सर्विसेज जो होती हैं, हमने बात की सर्विसेज जो होती हैं, ऑब्वियस सी बात है सर्विसेज जो हैं वो हमारे पास जो दी जाती हैं, सर्विसेज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन इंटेंजिबल, जो कि एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक मैंने बात की एग्जांपल देता हूँ, टूरिज्म की बात कर दी, टूरिस्ट की बात कर दी, इंश्योरेंस की बात कर दी, बैंकिंग सेक्टर्स जितने होते हैं वो सारे क्या देते हैं, सर्विसेज। बैंकिंग सेक्टर की एग्जांपल रखी, बैंकिंग सेक्टर्स क्या दे रहे होते हैं, सर्विसेज दे रहे। थर्ड कंपोनेंट कौन सा होता है, बेसिकली थर्ड कंपोनेंट जो होता है बेसिकली हम कहते हैं, इसको कहते हैं नेट इनकम से रिप्रेजेंट करते हैं, और एग्जामिनर अब इसको कहता है प्राइमरी इनकम से भी रिप्रेजेंट करता है। नेट इनकम और प्राइमरी इनकम जितनी भी होती हैं वो क्या होती हैं, नेट इनकम और प्राइमरी इनकम। नेट इनकम बेसिकली जो कहा जाता है गाइस, नेट इनकम किस फॉर्म में आती हैं, ऑब्वियस ही बात है, हम ये बात करते हैं इनकम जो होती है, सोर्स ऑफ इनकम को आइडेंटिफाई करते हैं नेट इनकम। नेट इनकम जो हमारे पास जो आइडेंटिफाई करते हैं, इनकम इज द सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो कि इनकम जो जनरेट करते हैं, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, डिविडेंड्स, ये सारी चीज़ें क्या होती है, हमारी इनकम्स होती हैं। इनकम जो होती है गाइस वो हमें हमेशा क्या होती है, मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम को रिप्रेजेंट। हमारे नेट इनकम जो होती है गाइस वो किस फॉर्म में होती है, इंटरेस्ट के फॉर्म में होती है, इंटरेस्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, इंटरेस्ट से इनकम आती है, डिविडेंड्स होते हैं, एक्सेट्रा, ये सारी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। सो बेसिकली मैंने बाकी दो कंपोनेंट जो है इसमें, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स जो है वो किसका पार्ट होते हैं, बेसिकली ये बैलेंस ऑफ ट्रेड का पार्ट होता है। हमने बोला बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि बैलेंस ऑफ ये दोनों कंपोनेंट गुड्स एंड सर्विसेज इज अ पार्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड जो कहा जाता है इज द डिफरेंस बिटवीन दी export revenue and import expenditure of a good and services. बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का जो डिफरेंस होता है, दैट रिप्रेजेंट डिफरेंस हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, बिटवीन एक्सपोर्ट में एंड इंपोर्ट में, एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट कर। इसमें टू कंपोनेंट्स पार्ट है, नेट इनकम इसका पार्ट नहीं है। तो हमने यही बात की, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिप्रेजेंट किया। जो इनकम जो होती है गाइस, ये हमारे पास जो इनकम होती है गाइस, हमें ये इनकम जो कवर होती है वो ट्रांजैक्शन से होती है, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट जितने भी होते हैं, कंपनसेशन, एम्प्लॉइज़ की जो इनकम होती है, वेजेस, रेंट, ये सारी क्या होती हैं, इनकम होती है। इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेमिटेंस, ये सारी क्या है, सोर्स ऑफ इनकम है। प्रॉफिट्स, मैंने बात की डायरेक्ट इन्वेस्टर्स जो हैं उसको शेयर्स पे रिटेन अर्निंग मिल रही है। मैंने बात की शेयर्स पे जब आपको क्या मिलती है, रिटेन अर्निंग से रिप्रेजेंट को, जो शेयर्स ऑफ रिटेन अर्निंग, ये क्या होती है, इनकम होती है। अर्निंग की बात की, प्रॉफिट्स की बात की, डिविडेंड्स की बात की, रेमिटेंस की बात की, सारी दे आर द सोर्स ऑफ द इनकम। जितनी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं वो सारी इनकम होती हैं। मैं बात कर सकता हूँ इनफ्लो ऑफ इनकम जो है हमारे पास, जितनी सोर्स ऑफ इनफ्लो ऑफ इनकम होती है वो सारी किस में होती हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं हमारे पास। जो इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है लोन पे, ऑब्वियसली बात है फ्रॉम फिजिकल कैपिटल से इन आवर कंट्री में, जो वो क्या है, सोर्स ऑफ इनकम। फोर्थ कंपोनेंट जो होता है, उसको कहते हैं नेट ट्रांसफर से रिप्रेजेंट। यहाँ पर आइडेंटिफाई फोर्थ कंपोनेंट जो है बेसिकली कहा जाता है नेट ट्रांसफर से रिप्रेजेंट करता हूँ। फोर्थ कंपोनेंट नेट ट्रांसफर होता है। नेट ट्रांसफर जो होती है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है, बेसिकली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पैसे ट्रांसफर होता है। वो क्या किस फॉर्म में होते हैं, मैंने बात की फॉरेन एड हो गए, गिफ्ट्स के फॉर्म में हो गए, डोनेशंस के फॉर्म में हो गए, और बेसिकली हम ये कह सकते हैं गिफ्ट्स के फॉर्म में हो गए। ये सारे क्या होते हैं, नेट ट्रांसफर में आते हैं। तो हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं करंट अकाउंट में। गाइस मैंने पहला अकाउंट जो डिस्क्राइब किया, करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, डेटा, द ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर।
लेकिन दो कंपोनेंट इज डिपेंड अपॉन दी बैलेंस ऑफ ट्रेड के ऊपर, जो कि बैलेंस ऑफ ट्रेड है। सही गाइस। नेक्स्ट स्टेप, अगर नेक्स्ट बात करें हम, हमारे पास हमेशा याद रखोगे बेटा, एक चीज़ याद रखोगे, एक होता है सिंपल से कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, इमीडिएट इफेक्ट होता है, इमीडिएट इफेक्ट से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, जिसपे पहले मैं आपको बेसिकली दूसरा अकाउंट पहले डिस्कस कर लेते हैं। दूसरा अकाउंट होता है मेरे पास, कौन सा अकाउंट होता है, मैंने बात की कैपिटल अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में सेकंड अकाउंट जो होता है जिसमें कैपिटल अकाउंट होता है, जिसको बेसिकली कहा जाता है जितनी भी बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग मैंने बात की, और फिक्स एसेट्स जो जितने भी होते हैं वो किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में होते हैं। जितने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फिक्स एसेट जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, बेसिकली कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द फिक्स एसेट्स, जितने भी फिक्स एसेट होते हैं, बेसिकली कैपिटल अकाउंट जो है गाइस, हम जो कहते हैं कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड ऑल द फ्लो ऑफ फंड्स इनटू अ कंट्री। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का जो काम है, कैपिटल अकाउंट मैंने बात की रिकॉर्ड करता है, रिकॉर्ड दी फ्लो ऑफ फंड्स, जितने दी फ्लो ऑफ फंड्स की बात करूं मैंने यहाँ पे, इनटू मैंने बात की द कंट्री के अंदर, जितने भी इनटू द कंट्री के अंदर फ्लो ऑफ फंड्स जितने भी होते हैं सारे कैपिटल अकाउंट में, जितने फ्लो हो रहे होते हैं, जो कि क्रेडिट हो रहे होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड होते हैं एंड आउट ऑफ द कंट्री, एंड आउट ऑफ द कंट्री जो जा रहे होते हैं, जो फंड्स आपकी कंट्री से जा रहे हैं और जो फंड्स आपकी कंट्री में आ रहे हैं, वो सारे रिकॉर्ड कहाँ पे होते हैं भाई, कैपिटल अकाउंट्स में होते हैं। जैसे आप मशीन खरीद रहे हो, मैंने बात की जितने भी, मैंने बात की बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फिक्स एसेट्स, जिसमें आप लैंड की एग्जांपल दे सकते हो, मशीन की एग्जांपल दे सकते हो, सारी रिकॉर्ड होती है किस पे, कैपिटल अकाउंट। थर्ड अकाउंट जो होता है जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, इसको कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में मैं बेसिकली कह सकता हूं कवर ऑल द ट्रांजेक्शन, द फाइनेंशियल अकाउंट, द फाइनेंशियल जो अकाउंट जो होता है, अकाउंट जो है कवर करता है ऑल दी ट्रांजैक्शन, ऑल ट्रांजैक्शन को इंक्लूड, मैंने बात की जितनी भी ऑब्वियसली बात है फाइनेंशियल गेम्स होते हैं, जितने भी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, मैंने बात की एग्जांपल देता हूँ, इन्वेस्टमेंट्स की एग्जांपल दे सकता हूँ। जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो किस में आती है, मेरे पास फाइनेंशियल अकाउंट में आती है। जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो है रिकॉर्ड की जाती है, इन्वेस्टमेंट्स, शेयर्स पे, लोन्स, ये सारी किस में रिकॉर्ड की जाती है, फाइनेंशियल अकाउंट में। फाइनेंशियल अकाउंट में हमेशा यह रखना सारी इन्वेस्टमेंट आती है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो कि ऑब्वियसली बात है रोल प्ले करते हैं। पहला एलिमेंट क्या है, मैंने बात की बेटा, अगर पूछा जाए फाइनेंशियल अकाउंट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। एक होता है जितनी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती हैं वो किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंट में। जितनी भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स होती हैं फाइनेंशियल अकाउंट में करते हैं। मैंने बात की जितनी भी इन्वेस्टिंग होती है बिजनेस की, वो सारी किस में होती है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। मैंने बात की जितनी भी इन्वेस्टिंग, मैंने बात की इन अ बिजनेस एंटरप्राइज में, जो कि बिजनेस में जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है फाइनेंशियल अकाउंट में रिकॉर्ड की जाती है। जितनी भी गाइस मैं बात कर सकता हूँ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होती है सारी किस में रिकॉर्ड होती है, फाइनेंशियल अकाउंट में। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो होती है यार बेटा, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो कि इन्वेस्टमेंट जो होती है शेयर्स, बॉन्ड्स में जितनी भी इन्वेस्टमेंट हो रही होती है वो किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंट में। इसमें जो इन्वेस्ट हो रहा होता है किस में, इन्वेस्टिंग इन दी शेयर्स एंड बॉन्ड्स में। इन शेयर्स में एंड बॉन्ड्स में जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है वो किस में आती है, मैंने बात की पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और बाकी जितने भी रिजर्व्स होते हैं फॉरेन करेंसी के वो किस में आती हैं, इसमें आती हैं।
जितनी भी अदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, अदर इन्वेस्टमेंट सारी किस में आती हैं, फाइनेंशियल अदर इन्वेस्टमेंट भी किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंट। और जितने भी कंट्री के रिजर्व्स होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, रिजर्व जितने भी होते हैं वो सारे किस में आते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट में। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन करेंसी जो होती है आपके, और जितनी फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है वो किस में आती है, फाइनेंशियल अकाउंट में। तो मैंने बात की करंट अकाउंट में 4 कंपोनेंट होते हैं, नेट विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, नेट इनकम, नेट ट्रांसफ़र। और हमारे पास कैपिटल अकाउंट जो होता है, ऑब्वियसली बात है, कैपिटल अकाउंट जो बेस होता है एसेट्स पे होता है, फाइनेंशियल अकाउंट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। तो गाइस अगर मैं बात करूं आपसे, मैं ये रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्या रीज़न हो सकते हैं, रीजंस ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑफ द करंट अकाउंट, यहाँ पर आइडेंटिफाई किया करंट अकाउंट डेफिसिट क्या रीज़न हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, क्या रीज़न हो सकता है करंट अकाउंट डेफिसिट के। तो गाइस मैं बोल सकता हूँ मेरे पास क्या रीज़न हो सकते हैं, मेरे पास जब करंट अकाउंट क्या होगा, डेफिसिट पे होगा, तो किस क्या क्या वजह हो सकती है जिसकी वजह से, ऑब्वियसली बात है। अगर मैं बात करूँ, पहला रीज़न ये बोल सकता हूँ, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगाती है, अगर पहला रीज़न मैंने ये आइडेंटिफाई किया, इफ़ गवर्नमेंट डज नॉट, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, अगर इफ़ गवर्नमेंट डज नॉट impose strict protectionism, if government does not impose strict protectionism, government obviously बात है strict protectionism नहीं impose करती, imposed strict protectionism, जब गवर्नमेंट अगर strict protectionism नहीं लगाती, strict protectionism लाइक मैंने बात की टैरिफ वगैरह, एम्बार्गो, लाइक मैंने बात की टैरिफ नहीं लगाती, टैरिफ की बात की, एम्बार्गो की बात की, कोटा की बात की, गैस नहीं लगाती, तो जिसकी वजह से आपका इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, विच इज़ लाइकली टू इंक्रीज योर इंपोर्ट। आपका कंट्री का इंपोर्ट क्या हो जाएगा, मैंने बात की इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म जब नहीं लगाएगी तो ऑब्वियसली बात आप इंपोर्ट क्या करोगे, ज़्यादा करोगे। सो गाइस मैं बोल सकता हूँ, इफ़ अ गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज अ स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म, जब स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगाएगी प्रोड्यूसर्स पे, ऑब्वियसली बात है जितने भी इंपोर्टर्स हैं इन पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाती, तो आप वो क्या करेंगे, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे। जब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बेसिकली अफेक्टेड होगा, एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से बेसिकली करंट अकाउंट क्या होगा, डेफिसिट पे जा सकता है। करंट अकाउंट जो है बेसिकली किस पे जा सकता है गाइस, मैं बोल सकता हूँ डेफिसिट पे जा सकता है। द रीज़न मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म जब नहीं इम्पोज किया, तो जिसकी वजह से इफेक्ट किस पे हो रहा है, मेरे पास करंट अकाउंट पे इफेक्ट हो रहा है, और करंट अकाउंट मेरे पास किस पे जा रहा है, डेफिसिट पे जा रहा है। क्यों मैंने बात की, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगाया था। सो गाइस करंट अकाउंट जो डेफिसिट पे जो जा रहा था, अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शनिज्म नहीं लगाएगी तो जितने भी होंगे ट्रेड करना शुरू कर देंगे। अगर मैं ये बात करूँगा इस यहाँ पे, नेक्स्ट रीज़न, नेक्स्ट जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूँ मेरा जो कंट्री है, अगर मैं अपने कंट्रीज़ की बात करूँ, मैंने बात की ओवर वैल्यूड से रिप्रेजेंट करता हूँ, ओवर वैल्यूड से आइडेंटिफाई किया, इन दी एक्सचेंज रेट, अगर मेरा एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो जाता है, एक्सचेंज रेट, इट्स मीन लाइक मेरा कंट्री का एक्सचेंज रेट क्या होता है, अप्रिशिएट हो जाता है। इट्स मीन मेरे पास एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी, और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब मेरे पास एक्सपोर्ट की प्राइसेस का बढ़ना, इसका मतलब क्या, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स की हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, फॉल हो जाएंगे, जो एक्सपोर्ट की प्राइसेस बढ़ेंगी, और क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, क्वांटिटी डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, जो कि डेट्स वाई मेरे पास करंट अकाउंट क्या फेस करेगा, डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट पे जाएगा, करंट अकाउंट विल बी इन डेफिसिट पे जाएगा।
बेसिकली मैं बात कर सकता हूँ व्हेन इकोनॉमी फेस विद द रिसेशन, व्हेन इकोनॉमी फेस करती है विद द रिसेशन, फेस विद द रिसेशन के साथ, विद द रिसेशन के साथ इकोनॉमी अगर रिसेशन की तरफ जाती है तो इट्स मीन लाइक डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी सर, फॉल हो जाएगी। डोमेस्टिक गुड्स की जब डिमांड फॉल होगी तो इट्स मीन लाइक एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो जाएंगी। जहाँ पे मेरे पास करंट अकाउंट जो है एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम होना, तो इट्स मीन मेरा करंट अकाउंट जो है क्या फेस करे, करंट अकाउंट विल बी इन डेफिसिट। क्योंकि मेरे पास क्या रिसेशन में जाएगी जब इकोनॉमी, तो ऑब्वियस ही बात है मेरे पास डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, एडी कम हो जाएगा। एडी कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है करंट अकाउंट डेफिसिट। नेक्स्ट मैंने बात की इफ़ डेवलपिंग कंट्री, मैंने बात की डेवलपिंग, जो कंट्री डेवलप्ड हो रहा होता है। इफ़ डेवलपिंग कंट्री क्या कर रहा था, प्राइमरी प्रोडक्ट को, प्राइमरी प्रोडक्ट जो थे, जितनी प्राइमरी प्रोडक्ट थे वो क्या कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था, एक्सपोर्ट कर रहा था टू दी डेवलप कंट्री को। टू दी डेवलप्ड कंट्री को जब एक्सपोर्ट करेगा, डेवलप कंट्री को एक्सपोर्ट करेगा और इंपोर्ट करेगा, और इंपोर्ट कर रहा है फिनिश गुड, एक्सपोर्ट कर रहा था। मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर, डेवलप कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहा था एट अ लो प्राइस पे, एट लो प्राइस पे एक्सपोर्ट कर रहा था। मैंने बात की देन इंपोर्ट कर रहा है लेटर ऑन फिनिश गुड, फिनिश गुड किससे बनवा रहा था, फ्रॉम, मैंने बात की फिनिश गुड फ्रॉम डेवलप कंट्री से, फ्रॉम डेवलप कंट्री से जब इंपोर्ट किया उसने डेवलप कंट्री से, किस पे, एट अ हाई प्राइस पे, एट अ हाई प्राइस, महंगे। भाई मैंने अपने रॉ मटेरियल्स को सस्ता दिया, उससे जब लेने पे बात आई तो मैंने महंगा लिया, जिसकी वजह से मैंने बात की डेट लीड टू अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट, डेट लीड टू अ डेफिसिट हो जाएगा, डेफिसिट इन अ करंट अकाउंट, जिसकी वजह से मेरा करंट अकाउंट क्या होगा, डेफिसिट पे जाएगा, जिसकी वजह से मेरा करंट अकाउंट बेसिकली किस पे जाएगा, डेफिसिट पे जाएगा। नेक्स्ट अगर डिसएडवांटेज, लॉस ऑफ कंपेटिटिवनेस, कंपेटिटिवनेस ड्यू टू अ प्रोडक्टिविटी, ड्यू टू अ प्रोडक्टिविटी की वजह से और लो क्वालिटी की वजह से। भाई मैं क्या कर रहा था, अगर मैं बात को यहाँ पे बात करें, बेसिकली मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई किया इफ़ एक्सपोर्ट जो था बिकम लेस एक्सपेंसिव, लेस कंपेटिटिव, मेरे एक्सपोर्ट की गुड्स, एक्सपोर्ट जो कर रहा था गुड्स बेकार गुड बना रहा था ड्यू टू आ लो प्रोडक्टिविटी की वजह से, लोअर प्रोडक्टिविटी की वजह से मैं एक्सपोर्ट क्या कर रहा था, कम कर रहा था, और पुअर क्वालिटी की वजह से। देन एक्सपोर्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, देन एक्सपोर्ट डिमांड विल फॉल, जिसके वजह से एक्सपोर्ट की डिमांड फॉल हो जाएगी, और ऑब्वियसली बात है फेस क्या करेगा, करंट अकाउंट क्या होगा, डेफिसिट पे जाएगा। करंट अकाउंट मेरा किस पे चला गया, डेफिसिट पे चला गया। तो गाइस ये सारे रीजंस हैं, ये रीजंस है। इसका पास पेपर क्वेश्चन देखो कि कितना एग्जामिनर इस क्वेश्चन को इस तरह हटा के कभी दे नहीं सकता और रिपीट भी कर सकता है, क्योंकि ये अभी घुमा फिरा के थोड़ा सा कर सकता है। डिफाइन दी कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स की बात की, डिफाइन दी कंपोनेंट्स, डिफाइन दी कंपोनेंट्स की बात कर रहा हूँ, कंपोनेंट्स ऑफ द करंट अकाउंट, define the component of the current account in the balance of payment, in the balance of payment की बात की, और एक्सप्लेन करके बताओ
द रीजन ऑफ द करंट अकाउंट डेफिसिट, ऑफ द करंट अकाउंट क्या है डेफिसिट के, क्या रीजन हो सकता है? इट्स लाइक 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो मैं क्या बता सकता हूँ, मैं सबसे पहला स्टेप बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है इसको डिफाइन करूँगा मैं प्रॉपर तरीके से। डेफिनेशन के बाद कंपोनेंट समझाऊंगा। कंपोनेंट कौन से होते हैं करंट अकाउंट के? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, नेट इनकम गुड्स होता है कंपोनेंट, सर्विसेज, इनकम और नेट ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं सेकेंडरी इनकम। ये समझाऊंगा, इसको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली। फिर मैं बेसिकली क्या बताऊंगा, रीजंस बताऊंगा, डेफिसिट होने के रीजंस क्या हैं, उसको क्या करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। इट्स लाइक 8 मार्क्स कंप्लीटेड। सो गाइस हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं। हम यहाँ पे क्या बात की, मैंने बात की क्या रीज़न हो सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट होने के, तो हमने ये बात की क्या रीज़न हो सकते हैं, हमने डिस्कस किए। डिस्कस करने के बाद हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया करंट अकाउंट जो डेफिसिट हो सकता है किस किस वजह से डेफिसिट हो सकता था। अब जो बेटा जो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो फॉलो कर रहे हैं, यार एक बात है यार, सबसे बड़ी बात ये मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं करंट अकाउंट डेफिसिट के। प्रॉब्लम्स, मैंने बात की प्रॉब्लम्स ऑफ आ करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट होने से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है इकोनॉमी को। पहली प्रॉब्लम डेप्रिसिएशन हो सकती है। डेप्रिसिएशन हो सकती है इन दी एक्सचेंज रेट। पहली प्रॉब्लम क्या हो सकती है, डेप्रिसिएशन हो सकता है इन दी एक्सचेंज रेट पे, जो कि बेसिकली एक्सचेंज रेट जब डेप्रिशिएट होगा तो डाउनवर्ड प्रेशर क्रिएट कर सकता है। तो ये पूछ सकता है सवाल, अभी तक पूछा नहीं है, तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डाउनवर्ड प्रेशर ऑन दी एक्सचेंज रेट। ऑन दी एक्सचेंज रेट पे क्या आ सकता है, मैंने बात की डाउनवर्ड प्रेशर आ सकता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इकोनॉमी जब करंट अकाउंट डेफिसिट पे होगा तो आपकी कंट्री जो होगा वो डिपेंडेंट हो जाएगा अपने एक्सटर्नल फाइनेंस पे। कंट्री बिकम क्या हो जाएगा, मैंने बात की डिपेंडेंट हो जाएगा ऑन एक्सटर्नल फाइनेंस। जितना भी एक्सटर्नली फाइनेंस होता है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, कंट्री डिपेंडेंट हो जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है करंट अकाउंट डेफिसिट होने से क्या है अपने और फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने बात की क्योंकि कंट्री के पास क्या क्रिएट कर सकता है, ऑब्वियसली फाइनेंस नहीं था। डेफिसिट होने से क्या नुकसान है, जैसे पाकिस्तान है जो फेस कर रहा है नुकसान, क्या हो सकते हैं, डेप्लीशन हो सकते हैं ऑफ फॉरेन करेंसी रिजर्व। फॉरेन करेंसी जो रिजर्व हैं वो क्या हो सकते हैं, डेप्लीट हो सकते हैं। मैंने बात की आप क्या कर सकते हो, बेसिकली मैंने बात की आपके रिजर्व जितने भी हैं वो सारे क्या हो सकते हैं, डेप्लीट हो सकते हैं। करंट अकाउंट ऑब्वियस ही बात है, मैंने बात की जब प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट होने से, डिस्करेज करेगा द अदर इंडस्ट्रीज को, अदर इंडस्ट्रीज को टू एंटर इन अ कंट्री, एंटर इन अ कंट्री। जिस कंट्री का करंट अकाउंट डेफिसिट पे उस कंट्री में डिस्करेज करेगा दी अदर इंडस्ट्रीज टू एंटर इन अ कंट्री, एंटर नहीं होंगी। मैं कह सकता हूँ ये सारे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट होने से जो ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ऑब्वियस ही बात है यार, मैंने बात की डेफिसिट सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मैंने बात की लेस चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, आपके कम चांसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ होंगी। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मैंने बात की आपकी रिड्यूस कर सकता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, reduce the foreign investment into a domestic country, reduce the foreign investment into a domestic country में, डोमेस्टिक कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होंगी, रिड्यूस हो जाएंगी।
सो गाइज मैंने बात की यहाँ पर आइडेंटिफाई किया करंट अकाउंट डेफिसिट होने से क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में। अगर हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करें, हम अब देखो बेटा जी, इसमें हमने बात की, इसमें बात की जब मेरे पास एक आपसे जो डिस्कस करना है वो क्या बात डिस्कस करनी है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। एक छोटा सा एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट है। बच्चे बोलते हैं भाई आपने पूरा चैप्टर कराया है लेकिन आपने ये एमसीक्यूज का कॉन्सेप्ट कंसीडर नहीं किया, तो सर ये गलत है, तो हम वो भी कर लेते हैं। एक होता है हमारे पास इमीडिएट इफेक्ट होता है, जिसको कहा जाता है इमीडिएट इफेक्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। इमीडिएट इफेक्ट वर्सेस मैंने बात की सब्सिक्वेंट इफेक्ट। सब्सिक्वेंट से रिप्रेजेंट किया, इफेक्ट से रिप्रेजेंट किया। इमीडिएट इफेक्ट वर्सेस सब्सिक्वेंट इफेक्ट। तो यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इमीडिएट इफेक्ट हो सकता है, एक सब्सिक्वेंट इफेक्ट हो सकता है। इमीडिएट इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जितने भी आपके पास मैंने बात की, जितनी भी इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, जितनी भी आपकी इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट जितने भी होती हैं, इन्वेस्टमेंट जो कि फाइनेंशियल अकाउंट को क्या करती हैं, बढ़ाती हैं। फाइनेंशियल अकाउंट को आपका क्या करती है, बढ़ाती है इमीडिएट, जो कि ऑब्वियसली फाइनेंशियल अकाउंट में क्रेडिट होना शुरू होता है। जितनी भी मैंने बात की सब्सिक्वेंट इफेक्ट में जितनी भी आउटफ्लो होते हैं, आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड्स, जितने भी डिविडेंड्स होते हैं, आउटफ्लोज जो हो रहे होते हैं आपकी कंट्री से, जो कि क्या यूज़ किया जाता है, मैंने बात की यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड्स, जो बेसिकली करंट जो है, करंट अकाउंट की नेट इनकम को क्या करती है, कम करती है। ये बात याद रखना, जो कि बेसिकली कहते हैं डेबिट पे। इमीडिएट अकाउंट, इमीडिएट इफेक्ट जो होता है, जो कि इनफ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाती है, और क्या सब्सिक्वेंट इफेक्ट आउटफ्लो ऑफ डिविडेंड्स करती है, जहाँ पे करंट अकाउंट का नेट इनकम क्या करती है, कम करती है। तो हमेशा याद रखना बेटा, अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो, एग्जाम्पल रखता हूँ यहाँ पे, एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज करो मेरे पास जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ये दी मेरे पास, जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस है, करंट अकाउंट जो था, करंट अकाउंट का बैलेंस मैंने बात की, अगर सपोज करो कितना है, 7,000। और कैपिटल अकाउंट जो है मेरे पास, कैपिटल अकाउंट है मेरे पास, कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, 5,000। प्लस मैंने फाइनेंशियल अकाउंट का जो बैलेंस है, अगर मैं बात करूँ फाइनेंशियल अकाउंट का जो बैलेंस है वो कितना है, मैंने बात की प्लस 3,000 है। तो इट्स लाइक 8,000 है, और ये 7,000, तो इट्स मीन अनईक्वल है। मैं जानता हूँ ये क्या है, मेरे पास अनईक्वल है। जब अनईक्वल है तो क्या रीज़न हो सकता है, जब मेरे पास इक्वल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, नेट एरर है। जब ये अनईक्वल है तो इस मीन लाइक नेट एरर आया है, नेट एरर था, और क्या था, ओमिशन आया। एरर था और बेसिकली ओमिशन था। ओमिशन से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। सो बेसिकली मैंने बात की नेट एरर ओमिशन है, मैंने बात की, ये लिख सकता हूँ, मैंने बात की दिस यूजली क्या होता है, मैंने बात की इक्वेशन जो होती है वो क्या होती है, बैलेंस होती है। जब नेट एरर ओमिशन आता है तो गाइस मैंने बात की दिस इक्वेशन, दिस यूजली इक्वेशन ऑलवेज बैलेंस, ऑलवेज क्या होती है, बैलेंस होती है। बट इफ डज नॉट sometimes account of net error and omission is created where the data is doubled checked हो गया था फॉर मिसिंग फिगर्स, जो मिसिंग फिगर्स, फॉर मिसिंग फिगर्स की बात की, विच क्रिएटेड डिसबैलेंस, जिसकी वजह से डिसबैलेंस हुआ, विच क्रिएट डिसबैलेंस से रिप्रेजेंट किया। तो
तो गाइस मैं बोल सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ, इट इज़ वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल होगा, एंड टाइम कंज्यूमिंग होगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा, बिकॉज million of information बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, हैव टू बी कलेक्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम अराउंड द ग्लोब. दिस ऑल्सो क्रिएट अ टाइम लैग. मैंने बात की टाइम लैग होगा, मुश्किल काम है, मुश्किल काम होगा भाई, ऑब्वियस ही बात है. बट एज सुन एज मिस्टेक आर करेक्टेड, बट as soon as mistakes are corrected, the missing amount are added, the missing amount are added to the balance में net error and omission will get net error and omission will be eliminated. Net error and omission will be eliminated हो जाएगा. अब देखो बेटा, अगर हम बात करें, हम ये बात करें, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो पॉलिसीज़ होती हैं. यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की पॉलिसीज़ की बात करूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट की पॉलिसी टू सॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट. बेसिकली मैं बात करूँ पॉलिसी की बात करूँ, बैलेंस पॉलिसी टू सॉल्व बीओपी. बीओपी कैसे सॉल्व हो सकता है? पहली पॉलिसी है जिसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इज द पॉलिसी जो कि सॉल्व कर सकती है बैलेंस ऑफ पेमेंट को. एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जो है मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट को बेसिकली सॉल्व कर सकते हैं. मैंने बात की दिस पॉलिसी जो कि डोमेस्टिक कंज्यूमर स्विच होते हैं टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स में. मैंने बात की, यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, द पॉलिसी, द एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जो है, द पॉलिसी टारगेट टू स्विच द एक्सपेंडिचर, द पॉलिसी टारगेट टू स्विच द एक्सपेंडिचर, द एक्सपेंडिचर. मैंने बात की फ्रॉम इम्पोर्टेड गुड्स से टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स पे, टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स पे, टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे. द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी डिपेंड अपॉन प्राइस इलास्टिक डिमांड. किसके ऊपर डिपेंड करती है? प्राइस इलास्टिक डिमांड. कैसे आप स्विच कर सकते हो? एक वजह है, आप अपने इंपोर्टेड गुड्स पे क्या लगा दो? टैरिफ लगा दो. दूसरी बात क्या कर सकते हो? सब्सिडीज देना शुरू कर दो. गवर्नमेंट अपने लोकल गुड्स पे सब्सिडीज देना शुरू करता है, आप इंपोर्टेड गुड्स खुद ही छोड़ दोगे और डोमेस्टिक गुड्स खरीदोगे. क्या लिमिटेशन लगा दो, कोटा लगा दो, क्या एम्बार्गो लगा दो, क्या लगा दो? मैंने बात की, यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, आपकी करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है, अगर आपकी करेंसी डेप्रिशिएट, अगर मैं बात करूँ ये वाले पॉइंट्स जो हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को अगर मैंने बात की टैरिफ और एम्बार्गो, टैरिफ सब्सिडी से एम्बार्गो, तो इसके से आप इंपोर्टेड गुड्स से स्विच हो जाओगे
इंपोर्टेड गुड्स से आप स्विच हो जाओगे, किस पे स्विच हो जाओगे? मैंने बात की टू डोमेस्टिकली गुड्स पे, टू डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स पे, मैन्युफैक्चर गुड्स पे स्विच हो जाओगे, जो कि हमने प्रोटेक्शनिज्म में डिटेल में एक चीज़ पढ़ी थी, जहाँ पे बेसिकली कह सकता हूँ डोमेस्टिक गुड्स पे। खुद सोचो, ये पॉलिसी जो है आपको स्विच कर रही है इंपोर्टेड गुड्स छोड़ के डोमेस्टिक गुड्स। अगर आपकी कंट्री आप पे क्या लगा दे, टैरिफ लगा दे, सब्सिडीज़ देना शुरू कर दे, लिमिटेशन लगा दे, एम्बार्गो लगा दे, बैन कर दे हार्मफुल गुड, तो आप डोमेस्टिक गुड्स पे खुद ही ऑटोमेटिकली स्विच हो जाओगे, डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर गुड्स। तो डोमेस्टिक गुड्स की बेसिकली डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी इस पॉलिसी। अगर मेरी करेंसी क्या होती है, मैं ही बोल सकता हूँ, अगर मेरी करेंसी क्या होती है, डी वैल्यू होती है। लास्ट पॉइंट है डी वैल्यूएशन होना, डी वैल्यूएशन होना। और क्या मेरी करेंसी डेप्रिशिएट होती है अगेंस्ट जी, मैंने बात की जब डेप्रिशिएट होती है टाइम पीरियड के हिसाब से, टाइम पीरियड के हिसाब से मेरी करेंसी क्या हो गई? डेप्रिशिएट हो गई है। तो मैं लिख सकता हूँ गाइस, शॉर्ट रन में, बेसिकली शॉर्ट रन में मैंने बात की डेप्रिशिएट होना, इट्स मीन लाइक एक्सपोर्ट की प्राइसेस कम हो गई थी और इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। इंपोर्ट की प्राइसेस क्या हो गई थी? बढ़ गई थी। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ शॉर्ट रन में जब डेप्रिशिएट होगी थी, शॉर्ट रन में डेप्रिसिएशन इज़ लाइक इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव कब होती है? जब मेरी डिमांड क्या होती है? मेरे पास इनलास्टिक डिमांड होती है, जो कि हमने टर्म ऑफ ट्रेड चैप्टर में लास्ट ये पढ़ा था। शॉर्ट टर्म में इनलास्टिक होती है, जहाँ पे मेरे पास क्या टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू होगा, जो कि शॉर्ट टर्म में हमेशा अनफेवरेबल होगा। मेरा BOT अनफेवरेबल होगा, मेरा BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड को रिप्रेजेंट किया। बट लॉन्ग रन में यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, बट लॉन्ग रन में मेरा क्या होगा? मैं बोल सकता हूँ इफेक्टिव हो सकता है, क्या नहीं हो सकता? बट लॉन्ग रन में मेरे पास क्या हो सकता है? इफेक्टिव हो सकता है, जब मेरे पास डिमांड क्या होगी? इलास्टिक क्या होगी? डिमांड होगी। इलास्टिक डिमांड होगी, जहाँ पे मेरे पास टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन टोटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा, जो कि क्या होगा? लॉन्ग रन में क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? उसको बोल सकता हूँ फेवरेबल क्या होगा? मेरे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा। तो हम इसको लिंक कर सकते हैं, किससे बात कर सकते हैं? जे कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। जे कर्व कब होता है? मैंने बात की, अगर मैं जे कर्व ड्रॉ करता हूँ गाइस, आपको याद होगा पुराने वाले चैप्टर में, शॉर्ट टर्म में क्या होगा? इनलास्टिक होती है, लॉन्ग रन में क्या होता है? इलास्टिक होता है। तो शॉर्ट टर्म में मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होगा? डेफिसिट की तरफ होगा, लेकिन लॉन्ग रन में सरप्लस की तरफ होगा। टाइम पीरियड से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने बात की शॉर्ट रन में, शॉर्ट टर्म में क्या था? मेरे पास क्या था? डेफिसिट पे था। लेकिन गाइस लॉन्ग रन में क्या था? लॉन्ग रन में मेरे पास किस पे था? सरप्लस पे था। लॉन्ग रन में किस पे चला गया था? सरप्लस पे चला गया। तो डीवैल्यूएशन होना, डीवैल्यूएशन की वजह से डिटोरेट करती है मेरी वैल्यू ऑफ करेंसी। जब डीवैल्यूएशन होता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है? ख़राब होती है। ये बात याद रखोगे, मेरी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है? मेरे पास ख़राब होती है। जब मेरे पास डिटोरेशन होता है मेरे पास, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरी वैल्यू ऑफ करेंसी क्या होती है? ख़राब होती है। टू मेन एम्स ऑफ द गवर्नमेंट हैं हमेशा, क्या मैंने बात की? स्विचिंग पॉलिसी में मैंने बात की प्राइस स्टेबिलिटी लाना। टू मेन एम ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? लो इन्फ्लेशन और एम्प्लॉयमेंट। तो मेरे पास एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी इफेक्टिव होगी सॉल्व करने के लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट। याद रखना, याद रखना बेटा, ये चंक लाइन है मेरे पास, याद रखना हमेशा। दो मैक्रो इकोनॉमिक एम, दो मेन एम होते हैं। मेन मैंने बात की गवर्नमेंट के एम्स होते हैं, मैक्रो ऑब्जेक्टिव होते हैं। दो गवर्नमेंट के मेन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होते हैं। वो क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? मैंने बात की, अगर क्या होता है? मैंने बात की लो इन्फ्लेशन, सबसे ज़्यादा ये ऑब्जेक्टिव, और क्या है? एम्प्लॉयमेंट। तो मैंने बात की सिचुएशन की बात करूँगा मैं, सिचुएशन ऑफ, मैंने बात की बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है मेरे पास अगर डेफिसिट पर है,
इट्स मीन लाइक एक्सपोर्ट रेवेन्यू मैंने बात की, रेवेन्यू जो था वो क्या था, लेसर देन एक्सपेंडिचर थे क्या नहीं थे, रेवेन्यू इज लेसर देन एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी, स्विचिंग पॉलिसी जो है मेरे पास, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी विल बी इफेक्टिव, विल बी क्या होगी, इफेक्टिव होगी इन सॉल्विंग, मैंने बात की द इशू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, द इशू ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, मैंने बात की डेफिसिट को, बैलेंस ऑफ ट्रेड के डेफिसिट को सॉल्व करने हैं, क्योंकि ये पॉलिसी है, मैंने बात की ये पॉलिसी आपका रेवेन्यू क्या करती है, बढ़ा देती है, और एक्सपेंडिचर को क्या करती है, कम करती है। कैसे बढ़ाती है, वो लॉन्ग रन में बढ़ाती है, शॉर्ट रन में नहीं बढ़ाती मेरे भाई। खुद सोचो यार, टैरिफ लगेगा तुम क्या करोगे, शॉर्ट टर्म में तो भाई नहीं बढ़ सकता, लेकिन टैरिफ लगेगा तुम अपने गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, अपने गुड्स की टैरिफ सब्सिडीज कोटा से एम्बार्गो, तो अपने डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो अपने गुड्स से अपना कंट्री एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, जिससे रेवेन्यू क्या होगा, बढ़ेगा। जब मेरी करेंसी डी वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ करेंसी गिरती है, तो मेरे एक्सपोर्ट की प्राइस कम होती है, इंपोर्ट की प्राइस क्या होती है, बढ़ती है। एक्सपोर्ट की प्राइस जब कम होगी, इंपोर्ट की प्राइस जब बढ़ेगी, तो मेरे पास शॉर्ट टर्म में तो बेहतर नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग रन में अच्छा हो सकता है। तो मैं बोल सकता हूँ ये पॉलिसी क्या है मेरे पास, लॉन्ग रन में मेरा एडी को क्या करती है, बढ़ा देती है। इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड, मैंने बात की, जब एग्रीगेट डिमांड होगा तो प्राइस स्टेबिलिटी होगी, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करेगी, मैंने बात की। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी भी हो जाएगी वर्सेस प्राइस स्टेबिलिटी, ये पॉलिसी यूज़ की जाती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी के तौर पे यूज़ की जाती है, और इन्फ्लेशन को भी, अगर सवाल में पूछा नहीं है अभी तक, प्राइस स्टेबिलिटी के लिए पॉलिसी बेहतर है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में, हाँ ये पॉलिसी सबसे बेहतर है बेटा, ये बात याद रखना, ये पॉलिसी सबसे बेहतर है। अगर इन्फ्लेशन की पूछता हो, बैलेंस ऑफ पेमेंट के, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट, इसको करेक्ट करने के लिए पॉलिसी बेहतर है, हाँ बेहतर है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड को क्या करती है, बढ़ाती है। इसमें कोई टीचर आपको नहीं सिखाएगा डायग्राम कैसे लिंक करो, इधर ये डायग्राम देखो, एग्रीगेट डिमांड को क्या करती है, बढ़ाती है। यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, अगर मैं बात करूँ मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, बढ़ जाती है। इस पॉलिसी में मेरे पास एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, सर इंक्रीज हो जाती है, प्राइसेस क्या होती हैं, पे बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, प्राइसेस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती हैं। जब मेरा एडी बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा तो प्राइसेस क्या होंगी, स्टेबल होंगी। तो ये पॉलिसी सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है क्या करने में, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को कंट्रोल। दूसरी पॉलिसी जो है हम बात करते हैं, दूसरी पॉलिसी जो है, अगर मैंने बात की दूसरी पॉलिसी जो होती है, वो कहते हैं एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग पॉलिसी और रिड्यूसिंग पॉलिसी। इसको कहा जाता है एक्सपेंडिचर से रिप्रेजेंट किया, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग से रिप्रेजेंट करता हूँ, एक्सपेंडिचर डैम्पनिंग से रिप्रेजेंट किया, एंड रिड्यूसिंग पॉलिसी, डैम्पनिंग पॉलिसी और रिड्यूसिंग पॉलिसी से मैंने रिप्रेजेंट किया। इसका क्या होता है, टारगेट करती है, टारगेट टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, टारगेट टू रिड्यूस, क्या करना है इसका, रिड्यूसिंग पॉलिसी कम करना, रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, टारगेट टू रिड्यूस द एक्सपेंडिचर, अपने कंट्री के एक्सपेंडिचर क्या करती है, कम करती है ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पे, जितने इम्पोर्टेड गुड्स पे जो एक्सपेंडिचर था वो क्या करती है, कम करती है, बाय मीन ऑफ इंक्रीजिंग बर्डन बढ़ा देती है ऑन कंज्यूमर्स पे, इंक्रीजिंग बर्डन ऑन कंज्यूमर्स पे क्या करती है, बर्डन को बढ़ा देती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी, ये पॉलिसी डिपेंड होती है, द इफेक्टिवनेस ऑफ दिस पॉलिसी मैंने बात की, डिपेंड किसके ऊपर होती है, डिपेंड ऑन दी प्रोपोर्शन ऑफ इनकम, ऑन दी प्रोपोर्शन से आइडेंटिफाई किया, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पे ये पॉलिसी डिपेंड होती है। स्पेंड जो की जाती है, स्पेंड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स पे, ये पॉलिसी, ये आपकी कंट्री की एक्सपेंडिचर कम करने के लिए यूज़ की जाती है। आपकी कंट्री की एक्सपेंडिचर कैसे कम करोगे बेटा जी, सवाल ये, आपकी कंट्री की एक्सपेंडिचर कैसे कम हो सकता है, एक पॉलिसी जो है जिसको कहते हैं फिस्कल पॉलिसी,
जो हम पढ़ चुके हैं पॉलिसीज़ में, फिस्कल पॉलिसी जो यूज़ करते हैं, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी यूज़ करते हैं, जहाँ पे टैक्सेस को क्या करती है, बढ़ाती है। टैक्सेस बढ़ाएगी तो डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, कम होगा। डिस्पोजेबल इनकम मेरे पास क्या होगा, मैंने बात की, कम होगा। जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो आवाम क्या करेगी, कम कंज्यूम करेगी, लोग कम कंज्यूम करेंगे, कंजम्पशन कम होगी। जब टैक्सेस कम बढ़ेंगे तो ऑब्वियस ही बात है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई किया, कम हो गए। जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स कम हो गए तो ऑब्वियसली बात है कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कंजम्पशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कंजम्पशन कम होगी तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या होगी, ऑब्वियसली बात है डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड फॉल होगी। आपके डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड का कम होना तो इसका मतलब आपके पास जो आप इम्पोर्टेड गुड्स के एक्सपेंडिचर से वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो इसका मतलब गवर्नमेंट जब स्पेंड कम करेगी तो आप इम्पोर्टेड गुड्स पे जो कंजम्पशन के इम्पोर्टेड गुड्स की बेसिकली कंजम्पशन क्या करोगे, कम करोगे। गुड्स की डिमांड क्या करोगे, कम करोगे। तो बेसिकली मैंने बात की यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते, डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो रही तो ये प्राइस स्टेबिलिटी भी लेके आ रही है। प्राइस स्टेबिलिटी क्या हो सकती है, मैंने बात की, अचीव्ड हो सकती है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट इशू इज रिजॉल्व। ये भी बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो डेफिसिट पे जो जा रहा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट का इशू कैसे रिजॉल्व कर रहा है, जब आपकी कंट्री के खर्चों को कम कर रहा है। ये आपकी कंट्री के खर्चों को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। कैसे कम कर रहा है, जब ऑब्वियस ही बात है प्राइस स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। जब मैंने बात की आपकी, जब कंट्री के इसकी कंडीशन अलग है, जहाँ पे खर्चे जब बढ़ गए तो ऑब्वियस ही बात है आपके रिजर्व को क्या करेगा, ख़त्म करेगा। एक बात तो ये मैंने बात की जो कि आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे दूसरी बात है मॉनेटरी पॉलिसी भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर दूसरी पॉलिसी कौन सी है मेरे पास, मॉनेटरी पॉलिसी से रिप्रेजेंट किया। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होगा, इंटरेस्ट रेट को क्या कर देगी, बढ़ा देगी। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो सेवर्स क्या करेंगे, सेवर्स क्या करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे, स्पेंड कम करेंगे। स्पेंड कम करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगी। कंजम्पशन कम होगी तो मेरा एडी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एडी कम होना तो इस मीन प्राइस स्टेबिलिटी आना। बोरिंग मेरे पास क्या हो जाएगी, मेरे पास कम हो जाएगी। बोरिंग लोग कम करेंगे। बोरिंग जब कम हो गई तो कॉस्ट क्या हो गई थी, इसलिए बढ़ गई थी। जब भी इन्वेस्टमेंट क्या हो गई थी, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ गई थी, जब भी इन्वेस्टमेंट अफेक्टेड हुई। जब इन्वेस्टमेंट कम होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन कम होगी। जो इसके बैलेंस ऑफ ट्रेड जो डेफिसिट था वो क्या हो जाएगा, इशू क्या कर सकता है, रिजॉल्व। जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है आप जो बाहर की गुड्स पे, ऑब्वियसली बात है। तो मैं बात करें इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, इसका मतलब इम्पोर्टेड गुड्स क्या करोगे, कम करोगे। इंपोर्टेड गुड्स ऑब्वियसली बात है, इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इंपोर्टेड गुड्स की कंजम्पशन कम हो जाएगी। तो जब कंजम्पशन कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है डेफिसिट इशू विल बी रिजॉल्व कर देगी। लेकिन गाइज मैं ये बोल सकता हूँ नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी। हाउएवर इन द लॉन्ग रन के अंदर मैंने बात की दे विल बी डिफ्लेशन। एक मसला मैंने बात की, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा इस पॉलिसी में। ये पॉलिसी बहुत बेहतरीन पॉलिसी है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रही, स्टेबिलिटी में कोई कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन मैं ये जानता हूँ जब गुड्स की डिमांड कम होगी, गुड्स की डिमांड कम है तो प्रोडक्शन क्या होगी, कम होगी क्या नहीं होगी, प्रोडक्शन कम हो सकती है। डिमांड ऑफ लेबर गिर सकता है जो कि क्या क्रिएट कर सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है। मैं बात कर सकता हूँ ये पॉलिसी क्या क्रिएट कर सकती है, मैंने बात की लॉन्ग रन के अंदर क्या क्रिएट कर सकती है। हाउएवर यहाँ पे ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, हाउएवर इन दी लॉन्ग रन के अंदर, इन दी लॉन्ग रन के अंदर मैंने बात की there is a threat of deflation, there is a threat of deflation। डिफ्लेशन के चांसेस क्या होंगे, मैंने बात की बहुत ज़्यादा होंगे। तो ऑब्वियसली बात है मैंने बात की पॉलिसी कोई बुरी नहीं है, लेकिन क्या मैंने बात की लॉन्ग रन के अंदर आपके पास क्या होगा, ज़्यादा थ्रेट होगा किस चीज़ का, डिफ्लेशन का। ये पॉलिसी बुरी नहीं थी, लेकिन आपके पास क्या है, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना इस पॉलिसी के लिए बहुत मुश्किल होगा। तो ये पॉलिसी जो है ऑब्वियसली बात है डिफ्लेशन कंट्रोल करना इसके लिए क्या होगा, बहुत मुश्किल काम होगा।
लेकिन यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं पॉलिसी बेहतरीन पॉलिसी है। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी जो काम करती थी वो क्या करती थी, कंट्रोल करती थी, क्या करती थी, आपके स्विच करती थी आपके डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को इंपोर्टेड गुड्स से डोमेस्टिक गुड्स पे। ये आपके इंपोर्टेड गुड्स से कैसे, इंपोर्टेड गुड्स की डिमांड कैसे कम करती है, आपके डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को कैसे रिड्यूस करती है। ये बेसिकली आपके डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को क्या करती है, कम करती है। ये पॉलिसी जो थी मेरे पास क्या करती थी, आपके डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर को क्या करती थी, बेसिकली कम करती है जो ये पॉलिसी। अगर मैं इसका पास पेपर क्वेश्चन लिखूंगा, इस यहाँ पे बी पार्ट है, डिस्कस द वेज इन विच एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। ये पेपर है अक्टूबर नवंबर 2017 का पेपर है, P22। ये हमारे पास पेपर का क्वेश्चन है। ए पार्ट ऊपर लिखा था, बी पार्ट नीचे लिख रहा हूँ, सही है। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग की बात करूँ, पॉलिसी attempt to remove current account deficit। देखो बेटा, दोनों अप्रोच हम लिख सकते हैं। दोनों अप्रोच हमारे पास क्या करती है, करंट अकाउंट डेफिसिट को ख़त्म करती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबिलिटी में लेके आती है। लेकिन सिर्फ एक अप्रोच में क्या डिफरेंट आ गया, मैंने बात की प्रेफरेबल, मैंने बात की, आपने देखो दोनों एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी बैलेंस ऑफ पेमेंट को स्टेबल करती है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, पूरी पॉलिसी हम ऐसे छापेंगे। लेकिन क्या है, सिर्फ एक बात अलग है, सिर्फ एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी, स्विचिंग पॉलिसी ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी क्या करती है, थ्रेट ऑफ डिफ्लेशन, रिसेशन में जा सकती है, डाउनवर्ड मल्टीप्लाई इफेक्ट क्रिएट कर सकती है। ये हमारी इवैल्यूएशन होगी इस क्वेश्चन। सो गाइस, आई होप सो आप लोगों को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आई होप सो। थैंक यू सो मच।